हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने YouTube चैनल द सेलेक्ट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक तक हम लोग देख लिए थे, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का पहला तुर्क शासक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। आज हम उसी के आगे चलेंगे, इल्तुतमिश पढ़ेंगे। तो चलिए सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो माना जाता है 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, पूरा नाम था। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूं। इसका जो पूरा नाम था वो था शम्स उद दीन इल्तुतमिश। इसका यदि हम परिचय बताएं तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाते समय हमने बताया था कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, फिर बाद में वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी बना था। लेकिन चलिए उसका हम जीवन परिचय शुरुआत से उसके जन्म से बात करते हैं। देखिए, इल्तुतमिश के पिता का नाम था ईलम खां। पिता का नाम ईलम खां था। उसके वह अपने सभी भाइयों में से सबसे छोटा था, और चूंकि अपने भाइयों में सबसे छोटा था इसलिए उसके माता पिता या उसके पिता ईलम खां इल्तुतमिश से अधिक प्यार किया करते थे। इसी प्यार का कारण ही था कि इल्तुतमिश के जो अन्य भाई थे वो इल्तुतमिश से ईर्ष्या किया करते थे, ईर्ष्या करते थे। और इसी ईर्ष्या का ही परिणाम था कि एक दिन पिता की अनुपस्थिति में, पिता उसके नहीं थे, तो उसके भाइयों ने इल्तुतमिश को पकड़कर दासों के हाथ बेच डाला। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि उस समय दासों का व्यापार पूरे मध्य एशिया में एक लाभ का बिजनेस माना जाता था। तो उसके भाई जो उससे ईर्ष्या करते थे वो उसके पिता की अनुपस्थिति में इल्तुतमिश को किसी दासों के हाथ में बेच दिया। दास जो व्यापारी थे वो उसको लेके आते हैं गजनी, यानी इल्तुतमिश अब अपने घर से कहां पहुंच जाता है, गजनी। गजनी में उस समय दासों का व्यापार लगता था। देखिए, कहानी ही है और कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है कि जहां गजनी पर दासों का व्यापार लगता था गजनी में, वहीं पर जब इल्तुतमिश को लाया गया तो एक संयोग ही था कि जिस समय उस दासों के बाजार में इल्तुतमिश भी था तो उस समय मोहम्मद गोरी भी दासों को खरीदने के लिए गया था। तो मोहम्मद गोरी की निगाह पड़ती है इल्तुतमिश पर, और इल्तुतमिश को देखकर ही मोहम्मद गोरी प्रभावित होता है और उसे खरीदने की इच्छा जाहिर करता है। तो लेकिन जो उस समय दासों का व्यापारी था वह उससे मोहम्मद गोरी ने एक ऊंची रकम मांगी। यानी कहने का मतलब यह है कि इल्तुतमिश का जो बेचने का रेट था वो ज्यादा मांगा। जब मोहम्मद गोरी से पैसे ज्यादा मांगे गए दासों के व्यापारियों के द्वारा तो मोहम्मद गोरी क्रोधित हुआ और उससे गजनी पर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आप जानते हैं कि वो गजनी का शासक था, तो उसने इल्तुतमिश के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इल्तुतमिश को गजनी में नहीं बेचा जा सकता। अब इस प्रतिबंध के कारण ही जो इल्तुतमिश का मालिक था वो इल्तुतमिश को लेकर आता है दिल्ली, और इसी दिल्ली में जब दासों का बाजार लगता है तो इसी दिल्ली में दासों के बाजार से कुतुबुद्दीन ऐबक 1 लाख में इसको खरीदता है। किसको? इल्तुतमिश को। तो कहने का आशय ये हुआ कि यदि गजनी में वो इल्तुतमिश बिक गया होता तो मोहम्मद गोरी का दास हो जाता। क्योंकि गजनी में नहीं बिका इसलिए वह जब दिल्ली में बिका तो दिल्ली में उसे कौन खरीद रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बताया कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, न कि मोहम्मद गोरी का। तो
तो मोहम्मद गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश दास होने के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। इतनी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इल्तुतमिश एक योग्य व्यक्ति था, उसमें योग्यता थी। अपनी योग्यता के बल पर ही वह धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रिय हो गया। प्रिय होने के साथ साथ एक घटना का यहाँ जिक्र करना होगा। आपको मैंने बताया था मोहम्मद गोरी पढ़ाते समय कि 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी भारत पर अंतिम अभियान करने आया था। वो अभियान था उसका सिंध के क्षेत्र में, और किसके विरुद्ध था? खोखरों के विरुद्ध उसका अंतिम अभियान था। यदि आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको ये याद होगा। तो सिंध के अभियान के दौरान मोहम्मद गोरी की अचानक निगाह पड़ती है इल्तुतमिश को पर। वही इल्तुतमिश जिसे खरीदने की इच्छा कभी जाहिर किया था मोहम्मद गोरी ने। और जब उस युद्ध के दौरान मोहम्मद गोरी की इल्तुतमिश पर निगाह पड़ती है तो इल्तुतमिश यह देखता है कि उस समय इल्तुतमिश एक सैनिक था, तो मोहम्मद गोरी यह देखता है कि कई खोखरों के साथ अकेला सैनिक कौन सा? इल्तुतमिश घिरा हुआ है। तो उसे मोहम्मद गोरी को अपने एक सैनिक को घिरे हुए देखने के पश्चात यह लगा कि अब एक सैनिक मारा जाएगा, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी बहादुरी के साथ 4, 6, 10 खोखर जितने से वो घिरा हुआ था उनको सबको मौत के घाट उतारकर सिंध नदी में फेंक दिया। उसकी इस वीरता से मोहम्मद गोरी बहुत प्रभावित हुआ, और इतना प्रभावित हुआ कि जब मोहम्मद गोरी युद्ध में विजित हो गया तो विजित होने के पश्चात इल्तुतमिश का परिचय जानना चाहा। तो इल्तुतमिश के विषय में वो परिचय जब वो जानना चाहा तो उसे यह पता लगा कि इल्तुतमिश वही दास था जिसे उसने गजनी में खरीदने की कोशिश की थी। इसके पश्चात मोहम्मद गोरी अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाता है, और बुलाने के पश्चात इल्तुतमिश की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसे दास्ता से मुक्त करने का आदेश दे देता है। दास्ता से मुक्त करने का आदेश कौन दिया? मोहम्मद गोरी ने दिया। किसको? ऐबक ने। और इसके पश्चात उस समय सेना में एक पद हुआ करता था जिसका नाम था अमीर उल उमरा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के कहने पर न केवल उसे दास्ता से मुक्त किया बल्कि अमीर उल उमरा के पद पर भी इल्तुतमिश को बैठाया गया या वो पद प्रदान किया गया। इसका आशय ये हुआ कि एक सैनिक से अपना जीवन की शुरुआत करते करते अब इल्तुतमिश किस पद पर पहुंच गया है? अमीर उल उमरा के पद पर पहुंच गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, इसके पश्चात फिर जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है, जब कुतुबुद्दीन शासक बनता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इल्तुतमिश बनता है बदायूं का सूबेदार। बदायूं उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो बदायूं का सूबेदार बनता है किसके शासनकाल में? कुतुबुद्दीन ऐबक के। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई दासों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो उसमें एक इल्तुतमिश भी था जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। इसी से मैंने बताया, कई बार बता रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश था और कुतुबुद्दीन के शासनकाल में वह बदायूं का सूबेदार था। उसके पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी पता है कि जब 1210 में 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु अचानक हो गई थी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु अचानक हो गई तो उस समय एक आराम शाह नामक व्यक्ति, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई इतिहासकार इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र मानते नहीं है। उनका ये मानना था कि ये दरबार का एक अमीर था। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के पश्चात वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन यह एक अयोग्य शासक था। मैंने कल भी पिछली वीडियो में बताया था कि 1210 ईस्वी में कुछ महीनों के लिए शासक बनता है, लेकिन फिर इल्तुतमिश बदायूं से दिल्ली की ओर वापस आता है और उसके बाद 1210 ईस्वी में ही युद्ध का नाम है जुद का युद्ध।
तो इस युद्ध में आराम शाह को पराजित कर दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो ये था इल्तुतमिश के दास होने से लेकर जब वो गुलाम बनाया गया तब से लेकर उसके गद्दी पर तक पहुंचने का सफर यही था। तो आराम शाह को वो दिल्ली के निकट 1210 ईस्वी में युद्ध में पराजित करने के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर या सल्तनत काल की गद्दी पर या गुलाम वंश की गद्दी पर बैठता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सवाल यहाँ जो सबसे ज्यादा अभी तक पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति कब मिली थी। तो इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति 1205 ईस्वी में मिली थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे भले दास्ता से मुक्त कर दिया था, लेकिन यह बात आप जानते रहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद कभी मोहम्मद गोरी से दास्ता से मुक्त नहीं हो पाया था, बल्कि 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का भतीजा जो उस समय गोल प्रदेश का शासक था उसने उसे दास्ता से मुक्त किया था। तो 1208 कुतुबुद्दीन ऐबक के दास्ता से मुक्त होने का समय है, जबकि उसके पहले 1205 का जो समय है वो इल्तुतमिश के दास्ता से मुक्त होने का समय है। दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा गया वो ये पूछा जाता है कि शासक बनने से पहले या सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यह बदायूं का सूबेदार था और बदायूं आज के उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो चलिए अब उसका युद्ध हुआ, युद्ध के पश्चात वो गद्दी पर बैठता है। अब हम उसकी बात कर लेते हैं आगे चल बढ़ते हुए। देखिए अभी तक आपको ये पता था कि दिल्ली को राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है। लेकिन जब उसने युद्ध में आराम शाह को पराजित करने के पश्चात जब वो एक सुल्तान बना और शासक बना तो उसने इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला जो शासक माना जाता है वो कौन सा है? इल्तुतमिश है। देखिए इल्तुतमिश से खूब सवाल बनते हैं और हर एक सवाल उसके जीवन काल से संबंधित या उसके शासन काल से महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हर एक सवाल पर या हर एक पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कारण इसके पीछे ये है कि दिल्ली सल्तनत का यूं कहें या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही माना जाता है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत काल में दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, जबकि दूसरा शासक जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसका राज्याभिषेक हो गया, वो गद्दी पर बैठ गया। अब हम बात कर लेते हैं इल्तुतमिश की कठिनाइयां कौन कौन थी, या इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसके लिए कौन कौन सी समस्याएं थी। अब समस्याओं की चर्चा यहाँ पर आवश्यक है, वो इसलिए क्योंकि उसकी समस्याओं से भी सवाल बनते हैं। देखिए एक चीज ये है कि यदि किसी शासक या सुल्तान की असामयिक यानी अचानक मृत्यु हो जाती है और वह अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर पाता तो आने वाले शासक को गद्दी पर बैठने में कठिनाई उत्पन्न होती है। कारण यह है कि फिर बिना उत्तराधिकारी घोषित करने से उसके द्वारा गद्दी पर आसीन होने के कारण कई उसके विरोधी खड़े हो जाते हैं। तो इसके कारण भी इल्तुतमिश के लिए समस्या थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन की मृत्यु अचानक हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। तो यही सबसे बड़ी समस्या इल्तुतमिश की थी। और इन समस्याओं में दो व्यक्ति उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण एक समस्या के बने हुए थे। कौन कौन? इन दोनों का नाम पहले भी आ चुका है। एक था ताजुद्दीन यल्दौज और दूसरा था नासिरुद्दीन कुबाचा। ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए भी समस्या बने हुए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय इन दोनों से युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी भी हैसियत लगभग इन्हीं के समान थी। इसलिए उसने कूटनीति का परिचय दिया और कूटनीति का परिचय देते हुए उसने यल्दौज और कुबाचा से वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए और मोहम्मद गोरी के साम्राज्य को भी विभाजित कर दिया था। यल्दौज को गजनी का क्षेत्र और मुल्तान और सिंध का क्षेत्र कुबाचा को दे दिया था, बाकी इधर के भारतीय प्रदेश को
पर स्वयं शासन कर रहा था लाहौर को राजधानी बनाकर। लेकिन जब इल्तुतमिश के लिए समस्या खड़ी करने लगे, क्योंकि यल्दौज जो कहाँ का है, गजनी का शासक था, और कुबाचा कहाँ का है, सिंध और मुल्तान का, वहां से ये दोनों दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, यानी अपना अधिकार जताया करते थे सदैव कि दिल्ली में उनका दावा था, दिल्ली पर उनका अधिकार होना चाहिए। ऐसे में इल्तुतमिश ने इनसे निपटने की कोशिश की, निपटने का प्रयास किया, और इसी में 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में, देखिए आप लोग तराइन के 2 ही युद्धों का नाम सुने होंगे ज्यादातर लोग, तो लेकिन तराइन के भी 3 युद्ध हुए हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, तो 1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित कर मार डाला। अब देखिए एक चीज यहाँ पर बड़ी चीज ये जान लीजिएगा कि गजनी का शासक जो दिल्ली पर अपना दावा पेश कर रहा था, यल्दौज की मृत्यु के पश्चात फिर गजनी का कोई भी शासक दिल्ली पर अपना दावा नहीं ठोका। यह अंतिम और पहला शासक था जो गजनी में बैठा है और यहाँ कह रहा था ये किसका, दिल्ली पर उसका अधिकार होना चाहिए। तो इस तरीके से इल्तुतमिश की पहली समस्या यल्दौज का अंत हो गया। उसके पश्चात फिर इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कुबाचा पर अपना ध्यान आकर्षित किया और उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। तो जब कुबाचा को यह पता चला कि इल्तुतमिश सेना लेकर सिंध की ओर आगे बढ़ रहा है, तो वो अपने राज्य राजधानी को छोड़कर भागा और आगे उसे सिंधु नदी मिली और सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया। तो आत्महत्या कर लिया तो इससे उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ से भी एक समस्या का समाधान हो गया। इस प्रकार बड़ी सफलतापूर्वक इल्तुतमिश ने कूटनीति के माध्यम से, अपने सैन्य शक्ति के माध्यम से, अपनी सेना के माध्यम से इन दोनों अपने समस्याओं को या इन दोनों विरोधियों को समाप्त किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर हुए मंगोल आक्रमण। देखिए पूरे मध्यकालीन इतिहास में, या मध्यकालीन इतिहास तो नहीं बल्कि पूरे सल्तनत काल में भारत पर मंगोलों का कई बार आक्रमण हुआ है, और इन मंगोलों के आक्रमण से भी एग्जाम में खूब सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जिन जिन शासकों के शासनकाल से सवाल पूछे जाते हैं मैं यहीं पे रिपीट कर देता हूँ। देखिए इल्तुतमिश से जब भी सवाल मंगोलों से पूछेगा कि मंगोलों का आक्रमण भारत में पहली बार कब हुआ, तो आप बताइएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ, एक चीज। दूसरी चीज फिर रजिया के शासनकाल से नहीं, हाँ बलबन के शासनकाल से पूछा जाएगा, क्योंकि बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों पर किले का निर्माण करवाया था, और मंगोलों के आक्रमण के दौरान ही बलबन के शासनकाल में उसका सबसे योग्य पुत्र मुहम्मद मारा गया था, और उसी मुहम्मद के साथ साथ अमीर खुसरो को भी मंगोलों ने बंदी बनाया था। इसके अलावा फिर मंगोलों से सवाल बनेगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, और उसके बाद फिर यदि सवाल बनेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कि उस शासक का नाम बताइए जिसने रिश्वत देकर, घूस देकर मंगोलों को भारत से वापस किया था, तो वो इल्तुतमिश था। तो ये 4-5, लेकिन हाँ लगभग हर शासकों के शासनकाल में इल्तुतमिश मंगोलों से सवाल बनते हैं। तो चलिए आते हैं। देखिए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर जो भी मंगोलों का आक्रमण हुआ है उसे हम पहला आक्रमण मानते हैं। क्यों पहला मानते हैं? क्योंकि इसके पहले मंगोलों का भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था। तो वह कौन सा मंगोल था? देखिए आप नाम सुने होंगे चंगेज खान। चंगेज खान एक अपने शत्रु जिसका नाम था जलालुद्दीन मकबरनी, जलालुद्दीन मकबरनी, यह कौन था? यह चंगेज खान का शत्रु था। तो किसी युद्ध में चंगेज खान ने जलालुद्दीन मकबरनी को पराजित किया, और जलालुद्दीन मकबरनी वहां से भागता हुआ सिंध नदी के पास तक आया, और सिंध नदी के पास आने के पश्चात उसने सिंधु नदी के पास आने के पश्चात जलालुद्दीन मकबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी। लेकिन इल्तुतमिश ने यहाँ कूटनीति का परिचय दिया, यहाँ अपनी दूरदर्शिता दिखाई। कारण ये था कि यदि उस समय जलालुद्दीन मकबरनी की मदद इल्तुतमिश कर देता तो
वह चंगेज खां का शिकार बनता, क्योंकि इल्तुतमिश भली भांति समझता था कि अभी गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत जो अपनी शैशवावस्था में है वह इतनी ताकतवर या इतनी मजबूत नहीं है क्योंकि चंगेज खां जैसे लोगों जैसे सेनापतियों का वो सामना कर सके। इसलिए कूटनीति और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबरनी को सिंधु नदी से वापस लौटने का ही हुक्म दे दिया, जिससे चंगेज खान भी वापस चला गया। लेकिन हाँ, वह सिंधु नदी तक अवश्य आ चुका था। यह उसका पहला आक्रमण या भारत पर मंगोलों का पहला आक्रमण माना जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इल्तुतमिश एक योग्य शासक था, मैंने पहले ही बताया था, उसमें दूरदर्शिता था, उसको एक शासक बनने के गुण विद्यमान थे। और इसके साथ साथ इल्तुतमिश एक बात भली भांति जानता था कि जो दिल्ली में जो उसके दरबार में बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर बहुत दिनों तक भरोसा नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपस के लोग ही तख्ता पलट करते हैं। ये चीज़ें इल्तुतमिश भली भांति जानता था। इसलिए उसने अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए, अपने प्रशासन को सुडौल बनाने के लिए उसने एक संगठन की स्थापना किया था जिसका नाम था तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी। तो ये तुर्कान ए चिहलगानी नामक जो संगठन था इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। अब सवाल यह है कि तुर्कान ए चिहलगानी है क्या? तो देखिए, तुर्कान ए चिहलगानी उसके 40 गुलामों का एक संगठन था। क्या था? एक 40 गुलामों का एक संगठन था। और यही संगठन इल्तुतमिश के सभी प्रशासनिक कार्यों को देखा करता था, क्योंकि इल्तुतमिश अमीरों पर यानी दिल्ली में उसके आसपास रहने वालों पर भरोसा उतना नहीं करता था और वो जानता था कि गुलामों पर भरोसा किया जा सकता है। तो इसलिए उसने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया जिसे ही तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है। तुर्कान ए चिहलगानी से सवाल खूब बनते हैं। अब इसकी चर्चा फिर हम आगे करेंगे, लेकिन हम चर्चा करेंगे बलबन के शासनकाल में, तो वहाँ तुर्कान ए चिहलगानी के विषय में डिटेल से बताएंगे, क्योंकि बलबन जो इल्तुतमिश का दास था वो भी तुर्कान ए चिहलगानी का एक सदस्य था। चलिए आएंगे वहां, तो हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं इल्तुतमिश के द्वारा की गई विजयों का, क्योंकि अपनी समस्याओं से निपटने के पश्चात, मंगोलों से के भावी आक्रमण को बचाने के पश्चात, तुर्कान ए चिहलगानी के नामक संगठन की स्थापना करने के पश्चात इल्तुतमिश ने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। देखिए, उसकी विजय बहुत है, उसके द्वारा लड़े गए युद्ध बहुत है, लेकिन हम यहाँ पर 3-4 युद्धों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, इल्तुतमिश की विजयों में पहली विजय है या पहला उसका जो आक्रमण था वो था 1225 ईस्वी में, और 1225 ईस्वी में उसका ये आक्रमण किया गया था बंगाल में। लेकिन यह आक्रमण लगभग चला था 1229 ईस्वी तक, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पे विद्रोह होते रहे और उसे अपना इसी कारण सैन्य अभियान लंबा खींचना पड़ा। लेकिन एक चीज़ ये है, ये आक्रमण उसका जो पहला मैं जिक्र कर रहा हूँ वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इल्तुतमिश का जो सब उसके पुत्रों में जो सबसे योग्य पुत्र था, जिसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद या नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद यह इल्तुतमिश का सबसे योग्य पुत्र था। तो यह नासिरुद्दीन उसका पुत्र इसी बंगाल अभियान के द्वारा मारा गया था। इसको ध्यान रखिएगा। कारण यह है कि बलबन के जीवन से संबंधित और इल्तुतमिश के जीवन से संबंधित कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक समान है। जैसे कि सबसे इल्तुतमिश का सबसे योग्य पुत्र मारा गया कौन? नासिरुद्दीन महमूद। तो इल्तुतमिश की मरने के पश्चात उत्तराधिकार की समस्या खड़ी हुई और इस समस्या से निपटने के लिए इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना क्या बनाया था? उत्तराधिकारी बनाया था। उसी तरीके से जब बलबन का शासनकाल आता है तो बलबन के शासनकाल में उसका योग्य पुत्र
मोहम्मद मंगोलों के आक्रमण के दौरान मारा गया, अभी मैंने 2 मिनट पहले चर्चा किया। तो उस समय क्या हुआ था, तो बलबन के मरने के पश्चात या मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार की समस्या खड़ी हुई थी। तो कुछ चीजें समान है, दोनों के योग्य पुत्र मारे गए, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो योग्य पुत्र मारा गया, तो ये इसलिए बंगाल अभियान थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अगला हम बात कर लेते हैं, दूसरा अभियान उसका था 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण अभियान था किसका, इल्तुतमिश का। कहाँ हुआ था, रणथंभौर पर। चलिए अगले हम अभियान की बात कर देते हैं, तीसरा अभियान उसका हुआ था 1227 ईस्वी में मंदसौर पर। मंदसौर ये उसका अगला अभियान था। इसके अलावा इल्तुतमिश का जो अभियान है वो भी महत्वपूर्ण है, वो हुआ था 1231 ईस्वी में, और यह हुआ था ग्वालियर में। अभी मैंने आपको ये बताया कि इल्तुतमिश का जो योग्य पुत्र नासिरुद्दीन महमूद था वो 1228-29 में मारा गया था। उसके मरने के पश्चात इल्तुतमिश को यह चिंता सताने लगी थी कि मेरे मरने के पश्चात मेरे दरबार या मेरे साम्राज्य को कौन संभालेगा। तो इसीलिए 1231 ईस्वी में जब वो अपने अभियान पर गया था, ग्वालियर के अभियान पर, तो ग्वालियर के अभियान पर जाने से पहले उसने दिल्ली के दरबार के जो राजकाज है उसको देखभाल के लिए उसने अपनी पुत्री रजिया को नियुक्त करके गया था। और उसके पश्चात जब अभियान से लौटकर आया तो देखा रजिया ने बड़ी कुशलता पूर्वक पूरे साम्राज्य के या पूरे दिल्ली दरबार की देखरेख की थी। तो यहीं से रजिया को अपने इस चिंता का या अपने इस प्रश्न का जवाब मिला कि मेरे मरने के बाद पुत्री रजिया, जिसमें एक शासक बनने के सभी गुण हैं, वह इस साम्राज्य को आगे बढ़ाएगी। तो वह अभियान कौन था, जब उसे इल्तुतमिश को रजिया की योग्यता का पता चला तो ग्वालियर अभियान था। ग्वालियर अभियान में ही जाते समय उसने ऐसा किया था। चलिए अब इसको साफ करते हैं। एक अभियान और हम बात कर लेते हैं 1234-35 ईस्वी में, यहाँ लिख लेते हैं 1234-35 ईस्वी में एक उसका अभियान और था। वह अभियान था उज्जैन का। कहाँ का है, उज्जैन का। तो ये इतने अभियान उसके विजय हैं, इतने इनको सबको याद रखिएगा। उसके पश्चात फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं और चीज़ों की। अपनी स्थिति मजबूत करने के पश्चात, अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात फिर भी इल्तुतमिश को यह फील होता था या यह लगता था कि वह दिल्ली का शासक तो है, लेकिन दिल्ली के जो कुछ उसके विरोधी अमीर थे वो उसे अपनाने को तैयार नहीं थे, उसे अपना मानने को तैयार नहीं थे। इसके लिए इल्तुतमिश ने एक काम किया, वो ये था कि उस समय मैंने एक शब्द प्रयोग किया था आपको बताते समय, इस्लाम धर्म का उदय। खलीफा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिनिधि, यानी पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि। तो उस समय जो इस्लाम धर्म का, पूरे मुस्लिम जगत में इस्लाम धर्म का जो खलीफा हुआ करता था वो होता था इराक की राजधानी बगदाद से। और उस समय यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में खलीफा जो थे उनका नाम था अल मुंतसिर बिल्लाह। तो खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से उसने खिलाफत प्रदान किया। क्या प्राप्त किया, खिलाफत प्राप्त किया। अब सवाल यह है कि ये खिलाफत क्या है। तो देखो इसको ऐसे समझिए भाइयों, देखिए होता यह है कि देखिए एक अगर धार्मिक गुरु, क्योंकि कोई चीज़ें धर्म एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों के अधिक करीब होती है। तो है क्या कि अल मुंतसिर बिल्लाह जो उस समय खलीफा से, उनसे इल्तुतमिश ने अपने सुल्तान पद की मान्यता ले ली। मान्यता लेने का मतलब यदि खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ये कह देते हैं या वो यह मान लेते हैं, इसके लिए उसको एक प्रमाण पत्र ये दे देते हैं कि हाँ आप दिल्ली के यानी भारत के शासक हो और यह आपके लिए पूरी तरीके से सही है। तो यानी मान्यता दे देना ही क्या कहलाता है, खिलाफत प्राप्त करना होता है। तो इल्तुतमिश दिल्ली का पहला शासक था जिसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त किया या खिलाफत प्राप्त किया। खलीफा का नाम पूछा जाएगा आपको तो आप बताइएगा, उस समय खलीफा था अल मुंतसिर बिल्लाह। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। देखिए इसके साथ साथ इल्तुतमिश ने कुछ सिक्के भी चलाए थे।
इल्तुतमिश के सिक्कों से भी सवाल खूब पूछा जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे वो सिक्के माने जाते हैं अरबी सिक्के, यानी अरबी परंपरा के या अरबी ढंग के सिक्के चलवाए गए थे, जिनमें दो महत्वपूर्ण थे। नंबर एक था तांबे से बनवाया गया जीतल, तो तांबे का सिक्का जो था उसको कहा जाता था जीतल, और दूसरा बनवाया गया था चांदी का टंका, दूसरा बनवाया गया था चांदी का टंका। तो ये दो महत्वपूर्ण सिक्कों को आप याद रखिएगा कि जीतल और टंका नामक सिक्कों का प्रचलन किसने किया था, तो टंका और जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। और ये किस तरीके के या किस शैली के सिक्के थे, तो ये अरबी शैली के सिक्के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत भी किया था। अब सवाल यह है कि यह इक्तादारी प्रथा क्या है। जितनी चीज़ें बता रहे हैं सब के सब इल्तुतमिश से इतनी इम्पोर्टेंट है, आप सॉल्व या अनसॉल्व पेपर उठा के देखेंगे तो इनसे सवाल खूब पूछे गए हैं, इसलिए सब पर ध्यान दीजिए। सिक्का हुआ, खलीफा हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ, तुर्कान चिहलगानी, यहाँ सब जगह से सवाल खूब पूछे गए हैं। तो चलिए आइए ध्यान देते हैं इक्तादारी प्रथा की शुरुआत। देखिए इक्ता शब्द, इक्ता जो शब्द है ये भी अरबी भाषा का शब्द है, और इक्ता का शाब्दिक अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा, यानी जमीन का एक हिस्सा। तो आइए अभी समझते हैं कि यहाँ पे जमीन का टुकड़ा का आशय ये हुआ। देखिए यदि हम मान लें ये इल्तुतमिश का साम्राज्य है, अब यहाँ सेंटर यानी केंद्र में बैठा कौन है, इल्तुतमिश बैठा हुआ है। अब इल्तुतमिश दिल्ली में बैठकर अपने साम्राज्य के सभी क्षेत्रों का संचालन सुचारू रूप से नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने साम्राज्य को टुकड़ों में बांट दिया। एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, 5, 6 या तमाम असंख्य टुकड़ों में बांट दिया। अब इन्हीं टुकड़ों को कहा गया इक्ता। बात बेहतर समझ में आ रही होगी। इन्हीं टुकड़ों को कहा गया इक्ता। अब इस टुकड़े का जो प्रमुख होगा वो क्या कहलाया जाएगा, इक्तादार। जो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, वो सीधे शासक यानी इल्तुतमिश के प्रति उत्तरदायी होगा। तो इस प्रकार की प्रथा ही कही गई इक्तादारी प्रथा, और इसकी शुरुआत किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के द्वारा करवाए गए कुछ निर्माण, यानी उसके द्वारा कुछ इमारतें बनवाई गई, उसके द्वारा कुछ निर्माण कार्य किए गए हैं, तो उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इल्तुतमिश ने के द्वारा बनवाए गए सभी में कार्य क्या इमारतों में या उसके द्वारा करवाए गए सभी निर्माण कार्यों में जो जो महत्वपूर्ण है, जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए पहली बात यह है, आपको पता है या याद भी मैंने दिलाया था या वहां बताया भी था कि कुतुब मीनार जिसका निर्माणकर्ता या संस्थापक ऐबक तो माना जाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के पश्चात कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने वाला शासक कोई और नहीं बल्कि इल्तुतमिश था। तो निर्माण कार्य किसने पूरा किया था, इल्तुतमिश। इसके अलावा दूसरा अतारकिन, आप जैसे बुलंद दरवाज़ा नाम सुने होंगे, उसी तरीके से अतारकिन का दरवाज़ा, तो इस अतारकिन के दरवाजे का निर्माण भी करवाया था इल्तुतमिश ने। यह भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था कि 1229 ईस्वी में बंगाल अभियान के कारण इल्तुतमिश का सबसे योग्य पुत्र नासिरुद्दीन मारा गया था। तो नासिरुद्दीन के मरने के पश्चात उसको दफनाया गया, और दफनाने के पश्चात उसके ऊपर एक मकबरे का निर्माण करवाया गया, और उसके द्वारा ये जो बनाया गया मकबरा था उसका नाम था सुल्तान गढ़ी का मकबरा। किसका मकबरा था, ये इल्तुतमिश के पुत्र का, इल्तुतमिश के पुत्र का क्या नाम था, नासिरुद्दीन। तो इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन के लिए बनवाया गया मकबरा था जो सुल्तान गढ़ी का। यह भारत में निर्मित पहला मकबरा माना जाता है। तो भारत में निर्मित पहले मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो भारत में निर्मित पहले मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने सबसे योग्य पुत्र नासिरुद्दीन के लिए करवाया था। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा,
इल्तुतमिश ने एक दिल्ली में एक मदरसे का भी निर्माण करवाया था। वह मदरसा भी उत्तर भारत का पहला मदरसा माना जाता है, पहला मदरसा माना जाता है। इस मदरसे का नाम था मदरसा ए मुइज्जी। मदरसा ये होता है, आप जिनको नहीं पता है वो ये जान लें कि इस्लाम धर्म से संबंधित प्राथमिक शिक्षा दीक्षा जो दी जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, मदरसा कहा जाता है। तो ये थे इल्तुतमिश के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें या उसके शासनकाल से संबंधित बातें, जहां से एग्जाम में सवाल खूब बनते हैं। इन चीज़ों को आपने डिटेल में पढ़ लिया। अब जानिए कि इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई थी, इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 ईस्वी में, और उसकी मृत्यु के पश्चात उसने अपना मृत्यु से पहले ही उसने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को घोषित किया था, और बाकायदा सिक्कों पर अपने उसने शासनकाल में ही अपने सिक्कों पर एक तरफ रजिया का चित्रांकन करवाना प्रारंभ किया था। इसके अलावा शाही आदेशों या फरमानों में भी रजिया के हस्ताक्षर और मुहर तक होने लगे थे, किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात ऐसा हो न सका। भले ही वसीयत उसके नाम की थी, क्योंकि इल्तुतमिश की एक पत्नी और क्या बोल सकते हैं रजिया की सौतेली माता, जिसका नाम था जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता थी, उसने एक षड्यंत्र के तहत रजिया को गद्दी से पदच्युत किया और गद्दी से हटाया या गद्दी पर बैठने से रोका, और उसने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। तो चलिए अब इन चीज़ों को हम अगली वीडियो में देखते हैं। अब यहीं से क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।